हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर नेट जेआरएफ के भूगोल के सिलेबस के आधार पर एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, यानी भूगोल से जुड़ी हुई यह सीरीज है जिसके अंतर्गत हम हमारे पूरे पाठ्यक्रम में जो 10 यूनिट मौजूद हैं, उन 10 यूनिट में कौन से कंसेप्ट हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या ऐसे कौन सी टॉपिक हैं जो नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, उन टॉपिक्स को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का मुख्य मकसद क्या है कि आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में, इसके जो 10 यूनिट हमारे पास मौजूद हैं, इन 10 यूनिट में कुछ खास जो टर्म्स हैं, कुछ खास जो कंसेप्ट हैं, उनको आप समझ सकें, उनको आप ठीक से जान पाएं। भूगोल के बारे में आप उस पूरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत मौजूद सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएं। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? आज का भी हमारा टॉपिक आपके, जैसा कि आपने कमेंट भी किया था कि आपको जो भौगोलिक चिंतन से संबंधित यूनिट है उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि वो आपको कम अवेलेबल हो पाती है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम जानेंगे भौगोलिक चिंतन में टॉलेमी के योगदान के बारे में, क्योंकि ये भी काफी महान भूगोलवेत्ता में से एक रहे हैं। हालांकि इन्होंने गणित के क्षेत्र में भी कार्य किया है, लेकिन चूंकि भूगोल के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चाएं की हैं और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो संबंधित है किससे? भूगोल से। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे टॉलेमी के बारे में, जिन्होंने किसमें भौगोलिक चिंतन में अपना योगदान दिया है। यदि हम बात करें टॉलेमी की, तो ध्यान रखें बेसिकली इनका जो जन्म हुआ था, या आप कहें कि कहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये मिस्र के मूल निवासी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्र के मूल निवासी है। और यदि बात किया जाए कि इन्होंने सबसे ज्यादा कहाँ पर अपना कार्य किया है, कहाँ पर लेखन कार्य किया है, तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि टॉलेमी आखिर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने भूगोल में कई रचनाएं प्रकाशित की हैं, जिसमें से इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस है। पहली रचना में इन्होंने क्या बात कही है, यानी यदि आपसे उसका नाम पूछा जाए कि आखिर उस स्पेसिफिक रचना का क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है द सिंटैक्सिस। अब इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इस रचना में इन्होंने किस बारे में चर्चा की है, तो ध्यान रखिएगा इस रचना में इन्होंने चर्चा की है सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की जो उनकी स्थिति क्या है, इनके सिद्धांत से जुड़ा हुआ जो गणितीय मान क्या है, इसके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। यानी बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि इसमें इन्होंने सूर्य, चंद्रमा व ग्रहों के गति संबंधी गणितीय नियम पर इन्होंने चर्चा इसमें की है। तो ध्यान रखें किन किन के बारे में? सूर्य, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति संबंधी स्पेसिफिक चीजें इसमें मेंशन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति के संबंधित या गति से संबंधित जो गणितीय सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को स्पष्ट करने का कार्य इन्होंने इसके भीतर किया है, और इसे विस्तार से समझाने का कार्य इन्होंने द सिंटैक्सिस के भीतर किया है। अब बात किया जाए कि द सिंटैक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ध्यान रखिएगा उसे द अल्मागास्ट के नाम से जाना जाता है। द अल्मागास्ट, यानी आपके पास यदि स्पेसिफिक यही शब्द लिखकर आता है कि द अल्मागास्ट किसकी रचना है, और सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों के जो गणितीय सिद्धांत हैं उनके बारे में किसने बात की है, तो ध्यान रखिएगा टॉलेमी इसका सही जवाब होगा, इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखें द सिंटैक्सिस को और किस नाम से जानते हैं? द अल्मागास्ट के नाम से जानते हैं। अब एक ये तो हमने इनकी एक रचना के बारे में बात की। दूसरी रचना इनकी और भी फेमस है, जिसका नाम है, यदि आपको नाम पूछता है, ध्यान रखिएगा आपको टॉलेमी की रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है द जियोग्राफी। ध्यान रखें द जियोग्राफी ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बेसिकली मानचित्र से जुड़ी हुई है। तो उस समय मानचित्र और विभिन्न स्थानों को उनकी देशांतर रेखाओं के साथ प्रदर्शित करना,
उनकी अक्षांश रेखाओं के साथ प्रदर्शित करना अपने आप में उस समय बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ध्यान रखें कि द ज्योग्राफी जो उनकी रचना थी, दूसरी महत्वपूर्ण रचना थी, इस रचना के भीतर उन्होंने बहुत से स्थान को, खासकर विश्व के 26 मानचित्रों को इसके भीतर उन्होंने समाहित किया था। अब 26 मानचित्रों को किस प्रकार से समाहित किया था इन्होंने इसके भीतर, तो ध्यान रखिएगा द जियोग्राफी में इन्होंने जो विश्व के महत्वपूर्ण स्थान थे उन स्थानों की अक्षांशों और देशांतरों की स्थिति के साथ उन स्थानों को लोकेट किया था। यानी यदि उन्होंने एक मानचित्र लिया और उस मानचित्र में एक स्थानों के बारे में यदि उन्होंने चर्चा की है तो इन स्थानों की अक्षांशीय स्थिति क्या है और इनकी देशांतरीय स्थिति क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि द ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, यानी उन्होंने मानचित्र के बारे में इस पर चर्चा की है, इसलिए इनकी महत्वपूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात कि इन 26 मानचित्रों का संग्रह जो उन्होंने दिया था द ज्योग्राफिका में, ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र मौजूद थे, मानचित्रों का जो संग्रह था यह, इसमें कौन कौन से क्षेत्र मौजूद थे, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने इसके भीतर एशिया को भी मेंशन किया था, इन्होंने इसके भीतर यूरोप को भी मेंशन किया था और उत्तरी अफ्रीका को भी मेंशन किया था। यानी इनके विभिन्न क्षेत्रों को की स्थिति के बारे में चर्चा की थी, इनकी विभिन्न देशांतरीय अक्षांशीय स्थिति के बारे में उन्होंने बताया था। तो आपने किसके बारे में चर्चा की, यूरोप के बारे में, उत्तरी अफ्रीका के बारे में और एशिया सहित कई क्षेत्रों के बारे में। उत्तरी अफ्रीका एंड एशिया सहित कई अन्य क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल थे। तो ये तो हमने बात की टॉलेमी की कुछ महत्वपूर्ण, या आप कह सकते हैं जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं, ये हमने उन बुक्स के बारे में, उन जो इंपॉर्टेंट किताबें थी उनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की। ध्यान रखिएगा ये भी अरस्तु के समान, यानी अरस्तु भी मानते थे, तो ये भी अरस्तु के समान ही यह मानते थे कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। और इस बात को और कौन मानता था, इस बात को अरस्तु भी मानते थे। यानी टॉलेमी अरस्तु के समान ही इस बात पर विश्वास करते थे कि जो पृथ्वी है, यानी पृथ्वी को हम ब्रह्मांड का केंद्र मान सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में उन्होंने चर्चा भी की थी। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भूगोल विज्ञान है, ध्यान रखिएगा इन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि जो भूगोल विज्ञान मौजूद है हमारे आसपास, या जो भूगोल विज्ञान है वह मानचित्र निर्माण की कला से संबंधित है। यानी इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भूगोल विज्ञान को मानचित्र निर्माण की कला के साथ जोड़कर देखना चाहिए। ध्यान रखें, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब इन्होंने भूगोल विज्ञान को मानचित्र निर्माण कला से संबंधित माना था। भूगोल विज्ञान को इन्होंने किससे संबंधित माना था, मानचित्र विज्ञान कला से। मानचित्र निर्माण या मानचित्र निर्माण कला या मानचित्र विज्ञान कला से इन्होंने इसे संबंधित माना था। यानी आप कह सकते हैं कि भूगोल और मानचित्र को उन्होंने एक समान ही माना था, इसमें इन्होंने डिफरेंस नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, इनकी एक और इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है द गाइड टू ज्योग्राफी। इसका भी नाम आपको याद रखना होगा, द गाइड टू ज्योग्राफी। द गाइड टू ज्योग्राफी, तो जो इनकी यह रचना है द गाइड टू ज्योग्राफी, इसमें इन्होंने किसके बारे में चर्चा की है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा की है। और इन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वह क्या है, अज्ञात स्थान है, और एक अज्ञात देश मानकर ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने कहा कि यह हिंद महासागर, जहां पर इन्होंने हिंद महासागर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वह था बंद महासागर। तो द गाइड ऑफ ज्योग्राफी, जब भी इसके बारे में बात आएगी इस बात को भी ध्यान रखिएगा, टॉलेमी की रचना है। द गाइड टू ज्योग्राफी नामक अपनी पूरी रचना में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक अज्ञात देश माना था और कहा था कि यह हिंद महासागर के दूसरी तरफ स्थित है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक अज्ञात देश माना और हिंद महासागर को इन्होंने बंद महासागर कहा।
बंद महासागर। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे यदि पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के ज्ञात देश के रूप में किसने माना है, तो आप ध्यान रखिएगा किनके बारे में हमने चर्चा की, टॉलमी के बारे में। ठीक है, इनसे ही जुड़े अन्य तथ्यों की यदि हम बात करें और टॉलमी के बारे में यदि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पहली बार इस बारे में चर्चा की कि जो वृत्त है वह 360 डिग्री या 360 अंशों से मिलकर बना है। यानी वृत्त के बारे में इन्होंने चर्चा की कि वृत्त क्या है, 360 अंशों से मिलकर बना है, 360 अंशों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने हमें बताया पहली बार कि वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक अंशों के बीच की इन्होंने दूरी भी बताई। इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक अंश है उन प्रत्येक अंशों के बीच की दूरी 500 स्टेडिया है। कितनी है? 500 स्टेडिया है। ध्यान रखें, यहां पर स्टेडिया मीन्स इन्होंने क्या कहा, 50 मील। जब 500 स्टेडिया की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा इसे 50 मील के रूप में देखा जाता है। और इससे पहले यानी जब इन्होंने इस बारे में चर्चा किया कि प्रत्येक अंश के बीच जो दूरी है वह कितनी है, इनकी मध्य की दूरी कितनी है, वह 500 स्टेडिया है। इसके पहले यह मान्यता थी कि इन अंशों के बीच की दूरी 50 स्टेडिया है। यानी टॉलमी ने पहली बार बात की 500 स्टेडिया दो अंशों के मध्य की दूरी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा ये भी इनसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। इसके अलावा टॉलमी ने कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की। इन्होंने कहा कि सेरा व सिने, ध्यान रखिएगा सेरा ये इंपॉर्टेंट शब्द है, व सिने। अब सिने मतलब कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यह बात की जा रही है चीन की। ध्यान रखिएगा उस समय इन्हें इन नामों से जाना जाता था। तो टॉलमी ने कहा कि सेरा और सिने के जो पूर्वी हिस्सा है यहां पर ही यह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी सेरा और सिने को एशिया का उन्होंने सबसे पूर्वतम बिंदु माना था। ध्यान रखिएगा उन्होंने माना कि सेरा और सिने क्या है, एशिया के, आप यदि एशिया का मैप देखें तो ये एशिया के सबसे क्या है, पूर्वतम बिंदु है। यानी इन्होंने क्या माना कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। एशिया कहां पर जाकर खत्म हो जा रही है, सिने पर जाकर, सेरा व सिने पर जाकर खत्म हो जा रही है। यानी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो सेरा और सिने है ये एशिया का सबसे पूर्वतम बिंदु है और इसके पार का क्षेत्र उन्होंने अज्ञात माना था। तो ये भी इनसे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। इन्होंने एशिया के पूर्व में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब एशिया के पूर्व का सबसे पूर्वतम बिंदु इन्होंने क्या माना, चीन को। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में क्या है, महासागर है। इस परिकल्पना को वे खारिज करते हैं। इन्होंने इस परिकल्पना को खारिज कर दिया कि इसके पूर्व में क्या है, महासागर है। इन्होंने कह दिया कि यह क्षेत्र क्या है, अज्ञात है, यहाँ पर महासागर नहीं है, और कहा कि यह ही सबसे पूर्वतम बिंदु है जो एशिया के पूर्व में मौजूद है। ठीक है, तो ये भी इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कल्पना है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको ध्यान रखना है, कैस्पियन सागर के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कैस्पियन सागर के बारे में भी बात की, इन्होंने वोल्गा रिवर के बारे में भी बात की। इंपॉर्टेंट बात है, इनसे ध्यान रखें। यानी इन्होंने कैस्पियन सागर के बारे में कुछ जानकारियां प्रदान की जो कि सही थी, और इन्होंने वोल्गा नदी के बारे में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट जानकारियां प्रदान की जो कि ये भी सही थी। इन्होंने क्या कहा कि कैस्पियन सागर है जो कि मौजूद है और वोल्गा नदी जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इन्होंने किसके बारे में हमें जानकारी दी, कैस्पियन सागर के बारे में प्लस वोल्गा नदी के बारे में। और इन्होंने इस बारे में चर्चा की कि जो वोल्गा नदी है वह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी क्या है, ये इससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। हालांकि कैस्पियन सागर के विस्तार के बारे में उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की, केवल इतना बताया कि कैस्पियन सागर है, इसका विस्तार के बारे में उनको आइडिया नहीं था। उन्होंने इतना बोला कि वोल्गा नदी जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन्होंने उस समय की बात की। आप समझिए इनका समय का क्या है, 60 से 168 ईस्वी का समय है। 60 से 168 ईस्वी के समय इतनी बड़ी बात कह देना अपने आप में भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ उस समय जानकारी के बहुत कम सोर्स हुआ करते थे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब घूमने जाया करते थे, उसी आधार पर उन्होंने ये सारी परिकल्पनाएं की थी।
तो उस समय इस बारे में बात कह देना कि वोल्गा नदी जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है, हालांकि उसका विस्तार उन्हें नहीं पता था। तो ये इस समय इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है इनके बारे में, ध्यान रखें। इसके अलावा पहली बार ही उन्होंने अपने मैप में कहाँ की लोकेशन बताई थी, बंगाल की खाड़ी की लोकेशन बताई थी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। यानी इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप इनके बारे में कह सकते हैं कि टॉलमी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मानचित्र में सबसे पहली बार बंगाल की खाड़ी को चित्रित किया था। यानी बंगाल की खाड़ी को चित्रित करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी है, टॉलमी की। बंगाल की खाड़ी तो भारत के लिए तो ये भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी भारत के ही पूर्व में है। तो ध्यान रखिएगा कि वे सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को अपने मानचित्र में दर्शाया था। तो इंपॉर्टेंट बात, ये इनसे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज पर चर्चा की। इन्होंने कहा कि जो पर्यावरण है वह मानव को प्रभावित करता है, लेकिन जो मानव है वह पर्यावरण को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकता है। यानी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो पर्यावरण है हमारे आसपास मौजूद है वह मानव को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि मानव पर्यावरण को एक सीमा तक ही प्रभावित कर सकता है। ये इनके बारे में इन्होंने एक और बात कही थी। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ उनका कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पर्यावरण से जुड़ा तथ्य क्या, वह यह है कि पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, मानव एक सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। तो ये सारे तथ्य किनसे जुड़े हुए थे, टॉलमी से। टॉलमी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका समय भी इंपॉर्टेंट है। एक तो 60 से 168 यहाँ पर 90 है, 90 से ध्यान रखिएगा, 90 से 168 ईस्वी का समय अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और 90 से 168 ईस्वी के समय की बात की जाए तो बहुत कम चीजें उस समय अवेलेबल थी। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना और भूगोल के बारे में कुछ जानकारियां सटीक देना इंपॉर्टेंट था उस समय। तो टॉलमी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में, यदि इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 90 से 168 ईस्वी है। ठीक, तो इनसे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां थी वो हमने देख ली। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।